अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम उर्दू सीरीज के लिए लाए हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारी फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है बेटा, तो उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको किस तरह अप्रोच करना है, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जब अगर हम बात करें पूरे चैप्टर की, ठीक है, तो हमारे पास जो सिलेबस है दैट्स द कंडक्टेंस पार्ट। ठीक है, कंडक्टेंस में आपको बेटा मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इसमें आता है कोलराइसिस लॉ, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, और सेकंड पार्ट आता है इसका सेल्स के रिलेटेड, जैसे हुआ गैल्वेनिक सेल हुआ हमारा, ठीक है, एंड नर्स इक्वेशन हुई, एंड देन फ्यूल सेल, ड्राई सेल एंड स्टोरेज सेल। ठीक है बेटा, जिसमें लेड एक्यूमुलेटर आता है। और थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का जिसे हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, सो वन बाय वन आपको किस तरह क्वेश्चन को अप्रोच करना है, लॉन्ग आंसर कितने आएंगे, ठीक है। तो यहां से भी आपको लगभग लगभग 8 मार्क्स 9 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें लॉन्ग आंसर एक होगा, ठीक है, और बाकी 3 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा आपको और एक ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सो लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, सबसे पहले ना आपको वो पूछेगा एग्जाम में जिस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, दैट्स द कंडक्टेंस पार्ट, दैट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और इसका रिलेशन कभी कभी इस तरह आता है कि मोलर कंडक्टेंस बताइए और इसका रिलेशन विद स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो अगर हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसका दूसरा नाम है बेटा कंडक्टिविटी, राइट, कंडक्टिविटी। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को किस तरह लिखना है एग्जाम में, कैसे अप्रोच करना है, पहले ना आप डेफिनेशन लिखोगे। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square। तो पहले क्या लिखोगे बेटा, डेफिनेशन जो आपने पढ़ी है। कैसे लिखना है बेटा, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस, ठीक है, of an electrolytic solution of an electrolytic solution whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square। तो ये ना पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, फिर डेफिनेशन के आगे आपको क्या लिखना है कि इसको डिराइव करना है। ओके, और हम जानते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय कापा के, इसको हम डिनोट करते हैं कापा से, और ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऐसे लिखना है। फिर कैसे डिराइव करना है, ठीक है, अगर आपको ये 3 मार्क का क्वेश्चन मिले तो आपको डेराइवेशन पे जाना है, लेकिन अगर आपको ये 8 मार्क का क्वेश्चन मिले तो बस सफिशिएंट इतना है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का डेफिनेशन लिखिए, इसका यूनिट लिखिए। ओके, सारा पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है। सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस अगर हमें 3 मार्क का क्वेश्चन मिले, देन वी हैव टू राइट फर्स्ट द डेफिनेशन। कि डेफिनेशन क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square। फिर आप जानते हो ना बेटा, कंडक्टेंस जो होता है दैट्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहां से आप रेजिस्टेंस जानते हो, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसे। ओके, फिर प्रोपोर्शनैलिटी को आप कन्वर्ट करोगे इक्वालिटी में, वहां आता है रो रेजिस्टिविटी, जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम भी देते हैं, इनटू एल अपॉन ए। तो ये सारा डेरिवेशन आप जानते हो किस तरह आपको करना है, या आप डायरेक्ट कंडक्टेंस की पार्ट से भी कर सकते हो कि अगर हम देखें रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस आपस में इनवर्स हैं, और रेजिस्टेंस अगर लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है तो कंडक्टेंस ऑब्वियसली लेंथ के इनवर्सली डिपेंड करेगा। ओके, और रेजिस्टेंस अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली रिलेटेड है तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस बेटा डायरेक्टली रिलेटेड होगा। तो इन दो को कंबाइन करके हमें रिलेशन मिलता है बेटा A by L। ओके, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को कन्वर्ट करेंगे बेटा इक्वालिटी में, देयर इज अ कांस्टेंट कॉल्ड kappa, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एंड दैट्स इनटू A by L। अब डिफाइन क्या करना है बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मींस हमें K को डिफाइन करना है, तो K के फॉर्म में इक्वेशन लाएंगे, सो K इज इक्वल टू C इंटू एल अपॉन ए। बस ये इक्वेशन याद है तो डेफिनेशन भी खत्म। ऐसे आप कहोगे बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square। अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर कि ऐसी कौन सी कंडक्टेंस है जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बढ़ने से बढ़ जाती है, दैट्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द ओनली कंडक्टेंस व्हिच इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिले कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है तो आपको इस तरह से इसको अप्रोच करना है। ठीक, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोलर कंडक्टेंस। देखो बेटा, मोलर कंडक्टेंस जिसे हम डिनोट करते हैं बेटा लैम्डा एम से।
अब मोलर कंडक्टेंस क्या होता है बेटा, सामने क्या लिखा है, अमाउंट मोलर, दैट मीन्स कि अब आप इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स ले रहे हो, ठीक है। सो मोलर कंडक्टेंस किस तरह डिफाइन करोगे, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, it is the conductance of 1 mole of an electrolytic solution. Okay, so molar conductance ये किसके इक्वल होता है बेटा, it is kappa into 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। ये फॉर्मूला किस तरह डिराइव करना है वो मैंने आपको क्लास में सिखाया है, यहां तक आपको इसको डिराइव करना है कि मोलर कंडक्टेंस क्या होता है बेटा, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, जितने भी आयंस प्रोड्यूस होंगे बट डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपने 1 मोल डिसॉल्व किया है, तो उस 1 मोल से कितने आयंस फर्निश होंगे, वो जो कैरी करेंगे करंट, कंडक्टेंस का पार्ट बनेंगे बेटा वो आयंस, उसी को हम कहते हैं बेटा मोलर कंडक्टेंस। ओके, और मोलर कंडक्टेंस के लिए जो आप फॉर्मूला लिखोगे दैट्स के कापा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ओके, लेकिन ये फॉर्मूला कब आता है वो सब आपने क्लास में सीखा है, व्हेन कापा इज इन ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, जब कापा की यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होगी तब हम एक्चुअली मोलर कंडक्टेंस का फाइनल फार्मूला होता है बेटा कापा अपॉन मोलैरिटी, फिर कापा की यूनिट से यहां आता है 1000। ओके, वो सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो कापा अपॉन मोलैरिटी, मोलर कंडक्टेंस कापा अपॉन मोलैरिटी, इफ द कापा इज इन ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स को हम साइमन भी कहते हैं बेटा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो आपको ऊपर यहां मल्टीपल करना है बेटा 1000। अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस साइमन मीटर इनवर्स, ओके, तो फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, वो न्यूमेरिकल में आपको पता है, इट इज कापा अपॉन 1000 इनटू मोलैरिटी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है कि कैसे लिखना है मोलर कंडक्टेंस। सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। फिर इसका रिलेशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस से वो पूरा डिराइव करना है, कैसे हमने किया है। ओके, बिकॉज मोलर कंडक्टेंस इज, शाबाश बेटा, इट इज कंडक्टेंस पर मोल। फिर सी की वैल्यू आप कापा से निकालोगे, क्योंकि कापा होता है ना बेटा सी इंटू एल बाई ए, यहां से सी का वैल्यू आएगा ना बेटा कापा इंटू ए बाई एल, वो सब हमने क्लास में कर रखा है, फिर आपको ये डिराइव करना है यहां तक, ठीक है। फिर ये इक्वेशन कब आएगा, जो बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट होगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और 1000 नीचे आएगा बेटा कब, जब स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट हो मीटर इनवर्स। ओके, तो इस तरह से आपको मोलर कंडक्टेंस को एग्जाम में लिखना है। देन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, कभी कभी ना एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, बिकॉज अर्लियर वी हैव द कांसेप्ट ऑफ नॉर्मैलिटी। ओके, ये तब का कांसेप्ट है, तब हम लैब में जो कंडक्टेंस कैलकुलेट करते थे वो करते थे इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का सेम डेफिनेशन है जैसे आप 1 मोलर कंडक्टेंस को डिफाइन करते हो। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट होगा बेटा वो होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, बाकी डेफिनेशन वाइज सब सेम है। इट इज डिफाइंड एज द conductance of an electrolytic solution in which 1 gram equivalent of an electrolyte is dissolved. Okay, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपने वाटर में ऐड किया, सोल्यूशन तैयार किया, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, वहां से जितने आयंस फर्निश होंगे वो जितना कंडक्टेंस कैरी करेंगे, दैट कंडक्टेंस, उसी कंडक्टेंस को बेटा हम नाम देते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, और इसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा इक्यू से। ओके बेटा, तो इस तरह आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसका डेरिवेशन भी वही है, इट इज अ कंडक्टेंस पर ग्राम इक्विवेलेंट सी अपॉन एन, लेकिन ये एन अब नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, इट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। फिर से सी का इन टर्म्स ऑफ कापा आप वैल्यू निकालोगे, वो डेरिवेशन करोगे, एंड फाइनली आप यहीं पे अराइव होंगे, लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू के इनटू 1000 अपॉन नॉर्मैलिटी। ओके, ये 1000 ऊपर तब आएगा बेटा जब स्पेसिफिक कंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ साइमन सेंटीमीटर हो, और अगर साइमन मीटर हो तो बेटा ऑब्वियसली 1000 नीचे आता है। और आप जानते हो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, इस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कौन सी कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व करती है, दैट इज नॉर्मैलिटी, और दैट्स व्हाई वी राइट हियर नॉर्मैलिटी। ओके, ये भी चांस है बेटा कभी कभी ना एग्जामिनर आपसे पूछेगा व्हाट इज द रिलेशन, और ये न्यूमेरिकल में भी पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, सिंपल सा रिलेशन है, आप जानते हो, मोलर अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यहां आप मोलर का फॉर्मूला लिखिए के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी डिवाइडेड बाय के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मैलिटी, तो ये कैंसिल, दैट्स नॉर्मैलिटी अपॉन मोलैरिटी, दैट्स द रिलेशन बिटवीन मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। फिर आप नॉर्मैलिटी को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा, तो वहां से एन फैक्टर का रिलेशन आएगा, दैट इज मोलैरिटी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलैरिटी से कैंसिल, सो मोलर कंडक्टेंस
upon equivalent conductance is equal to n factor. So this is the relation between molar conductance and equivalent. Usually ना ये derive करके नहीं आएगी इक्वेशन, इसमें न्यूमेरिकल आएगा, वो आपको मोलर कंडक्टेंस देगा या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देगा किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो उस सेम इलेक्ट्रोलाइट के लिए या आपसे मोलर कंडक्टेंस पूछेगा या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछेगा। तो बच्चे को ये रिलेशन पता होनी चाहिए, बस एन फैक्टर कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आता है एग्जाम में, दैट इज पोलराइजेशन लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। ओके बेटा, तो हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बेटा, ये हर साल एग्जाम में आता है, पोलराइजेशन लॉ। इनफैक्ट यहां से एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आता है किसी भी एप्लीकेशन पे, ठीक है। यूजुअली इसका फर्स्ट एप्लीकेशन बोर्ड एग्जाम में ज्यादा आता है, ठीक है। पोलराइजेशन लॉ, इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ओके, इट इज आल्सो नोन एज law of independent migration of ions। ओके, माइग्रेशन ऑफ आयंस। और एक नाम है इसका लॉ ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंसेस। ओके, पोलराइजेशन लॉ। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, देखो बेटा, पोलराइजेशन लॉ काम कब करता है बेटा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जो होगा, दैट्स इक्वल टू द समेशन ऑफ द कंडक्टेंसेस ऑफ इट इज इंडिविजुअल आयंस। तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे बेटा, स्टेटमेंट पोलराइजेशन लॉ, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस of an electrolyte, the molar conductance of an electrolyte is equal to the summation of molar conductances of its individual ions। ऐसे लिखना है बेटा, individual ions। So polarization law क्या होता है बेटा, it is defined as at infinite dilution, it is defined as the molar conductance of an electrolyte is equal to the summation of molar conductances of its individual ions। फिर आप बेटा यहां पे क्या करोगे, एग्जाम्पल लिखोगे। जैसे अगर आपको मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन AlCl3 का लिखना है, ठीक है, लेकिन याद रखना पोलराइजेशन लॉ को आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो। जैसे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन the equivalent conductance of an electrolyte is equal to the summation of equivalent conductance of its individual ions। दोनों स्टेटमेंट लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ मोलर भी डिफाइन कर सकते हो और इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन थोड़ा फॉर्मूले में ट्विस्ट आएगा, उसको देखना है। देखो बेटा, अगर हम इसके लिए पोलराइजेशन लॉ अप्लाई करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ AlCl3 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ पे क्या काम करना है, किस तरह लिखते हैं बेटा, that's equal to the molar conductance at infinite dilution of Al, इसका चार्ज 3 पॉजिटिव, और यहां से एल्युमिनियम, एक फॉर्मूला यूनिट से एल्युमिनियम कितने फर्निश होते हैं, 1, तो यहां आपको बेटा मल्टीपल करना है 1। When you write the polarization law in terms of molar conductances for an electrolyte, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप लिखना चाहते हो अकॉर्डिंग टू पोलराइजेशन लॉ, तब आपको कौन सा काम करना है, जो एक फॉर्मूला यूनिट में जो नंबर ऑफ आयंस है उनको मल्टीपल करना है इंडिविजुअल कंडक्टेंसेस के साथ। जैसे यहां पे बेटा एल्युमिनियम 1 था तो हमने मल्टीपल किया 1, प्लस यहां आएगा 3 इंटू लेमडा m नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। तो ये आपने अप्लाई किया इसके लिए पोलराइजेशन लॉ। अगर आप सेम इलेक्ट्रोलाइट के लिए पोलराइजेशन लॉ अप्लाई करोगे, यू हैव टू कैलकुलेट इट्स कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट आपको अब इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अब लिखने का तरीका क्या है बेटा, लेमडा EQ नॉट इज इक्वल टू, यहां पे आपको नंबर ऑफ आयन से मल्टीपल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो आपको पता है, ऑलरेडी रिलेशन में आता है ना, मोलर कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n फैक्टर, वो वहीं से वो नंबर ऑफ आयंस कैंसिल हो जाते हैं। सो वी राइट इट एज लेमडा EQ नॉट ऑफ Al3 पॉजिटिव प्लस लेमडा EQ नॉट ऑफ
Cl नेगेटिव। यहां पे आपको नंबर ऑफ आयन से मल्टीपल नहीं करना है, लेकिन याद रखना मोलर कंडक्टेंस की केस में आपको नंबर ऑफ आयन से मल्टीपल करना है। तो इस तरह आप पहले कोलराइसिस लॉ, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है, दोनों लिखने हैं, इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस, इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्योंकि आपको मार्क्स ज्यादा लाने हैं। ठीक है बेटा, पहले आप इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस लिखोगे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन the molar conductance of an electrolyte is equal to the summation of molar conductances of its individual ions, or at infinite dilution the equivalent conductance of an electrolyte is equal to the summation of individual conductances of its ions. Okay, फिर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखोगे, दूसरे इलेक्ट्रोलाइट या सेम इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखोगे। ठीक है बेटा, इतना सब लिखने के बाद, ओके, 2-4 एग्जांपल लिखने के बाद आप एप्लीकेशन कोई एक या दो लिखोगे। ठीक है डियर, देन यू मूव टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ कोलराइसिस लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसका? एप्लीकेशन फर्स्ट है कि हम कोलराइसिस लॉ से मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को फाइंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, एग्जांपल भी है एनसीईआरटी पे, और यही बार बार आता भी है, दैट इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और आप मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एसिटिक एसिड का कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आपके लिए आपको पता है बेटा, हमें हेल्प किन की लेनी है बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस at infinite dilution of weak electrolytes, we have to take the help from strong electrolytes. Like, देखो बेटा, पहले ना इसको तोड़ दो, इसकी डिसोसिएशन आपको पता होनी चाहिए और लिखनी आनी चाहिए। That's lambda m naught CH3 CO नेगेटिव, lambda m naught H positive। ओके, अब मुझे वो इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेने हैं जिनमें ये आयंस फॉर्म, जिनमें ये आयंस फॉर्मेशन। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको चूज करने हैं। जैसे हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे बेटा, lambda m naught of HCl। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो डेटा है कोलराइसिस टेबल में, वो पूरे कंडक्टेंस का डेटा है, पूरे इलेक्ट्रोलाइट का एक मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का डेटा है, इंडिविजुअल आयन का डेटा नहीं है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl लिखते हैं, नॉट H पॉजिटिव। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, और आपने ये सीखा है। ठीक है, यहां से हमें कौन सा आयन मिलेगा बेटा? H पॉजिटिव, और दूसरा आयन हमें मिलेगा, देखो बेटा, दूसरा आयन हमें मिलेगा बेटा स्टेट आयन से, दैट इज सोडियम एस्टेट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, साल्ट है बेटा Na पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से हमें मिलेगा ये आयन। अब प्रॉब्लम ये हुई कि ना हमें Cl चाहिए था ना Na पॉजिटिव, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं, ये दो आपको ऐड करने हैं। ऐसे लिखना है, lambda m नॉट ऑफ NaCl। ओके बेटा, फिर लिखोगे किस तरह? ऐसे देखो डियर कैसे लिखना है। सो lambda m नॉट ऑफ acetic acid is equal to lambda m naught of HCl plus lambda m naught of CH3 COONA minus lambda m naught of NaCl। ऐसे लिखना। फिर थोड़ा इसको बड़ा चढ़ा के इस तरह लिखना है इन द फॉर्म ऑफ आयंस, lambda m naught of H positive plus lambda m naught of Cl negative plus lambda m naught of CH3 COO negative plus lambda m naught of Na positive minus lambda m naught of Na positive minus lambda m naught of Cl negative, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करने हैं दोनों आयंस। ठीक है, तो यहां से Na पॉजिटिव और Na पॉजिटिव कैंसिल, Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव कैंसिल, तो बचे ना दो आयंस, तो हमें मिलेगी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। ओके, इस तरह ये एप्लीकेशन आपको फर्स्ट एप्लीकेशन लिखना है। आई गेस एक ही एप्लीकेशन आता है हर साल, राइट, पेरी वन एप्लीकेशन ऑफ कोलराइसिस लॉ, या ज्यादातर यही आता है वीक इलेक्ट्रो, क्योंकि यही लेंथ ही है, बाकी सारे बहुत ही इजी है। जैसे डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन का हुआ lambda mc अपॉन lambda m नॉट, अगर पूछे तो ये आपको पता है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी हम कोलराइसिस लॉ से एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो अल्फा इज इक्वल टू lambda mc अपॉन lambda m नॉट। तो कोलराइसिस लॉ में आपको यही काम करना है बेटा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फिर उसके बाद 2-4 एग्जांपल्स आपको डिस्कस करनी है वहां पे। ठीक है, वो ऐड करने हैं दोनों इन टर्म्स ऑफ मोलर, उसका वैल्यू लिखना है इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट। मोलर में क्या आता है? नंबर ऑफ आयन से मल्टीपल करना है, इक्विवेलेंट में जस्ट आयंस लिखने हैं, नंबर से मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, फिर एप्लीकेशन फर्स्ट जरूरी लिखना है सो दैट कि आपको पूरे मार्क्स मिले। ओके, दैट्स ऑल अबाउट कोलराइसिस लॉ।
तो सबसे पहले अब तक जो हमने डिस्कस किया कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपसे पूछ सकता है, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किस तरह को कहां तक आपको लिखना है, किस तरह इक्वेशंस को डिराइव करना है, ठीक है बेटा। एंड देन वी मूव टू पोलराइजेशन लॉ। नाउ देखो बेटा, कभी कभी ना एग्जामिनर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसे भी देता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, ऐसे आता है। पहले आ गया बेटा नर्स्ड इक्वेशन, नर्स्ड इक्वेशन, नर्स्ड इक्वेशन, ओके। सेकंड आएगा बेटा फॉर एग्जांपल फ्यूल से, फ्यूल से इस तरह आता है। थर्ड आएगा बेटा रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सब आपने क्लास में पढ़ा है। कभी कभी इस तरह देगा 3 और ये भी 5 मार्क्स क्वेश्चन होगा, या 4 देगा, 4 पार्ट्स, तो उनको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। देखो नर्स्ड इक्वेशन, देखो बेटा नर्स्ड इक्वेशन को आपको थोड़ा सा डिराइव करना है, ठीक है। कहां से? डायरेक्ट लिखना है, अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक रिलेशन बिटवीन डेल जी एंड डेल जी नॉट, ओके। क्या है रिलेशन बेटा? डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग ऑफ क्यू, ओके बेटा। फिर हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स में भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ईएमएफ, दैट इज डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। फिर यहाँ पे ये वैल्यू रखना है, ठीक है बेटा। डेल्टा जी की जगह क्या लिखोगे बेटा? माइनस एन एफ ई, यहाँ पे लिखोगे स्टैंडर्ड में माइनस एन एफ ई नॉट, राइट, प्लस 2.303 आर टी लॉग ऑफ क्यू, क्लियर। फिर दोनों तरफ से एन एफ से डिवाइड करोगे, ठीक है बेटा। ऐसे भी करिए माइनस से मल्टीपल, तो फाइनली आप कहां पे आते हो नर्स्ड इक्वेशन में? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू। व्हाट इज क्यू? रिएक्शन क्वोशिएंट। तो यहां तक नर्स्ड इक्वेशन को आपको डिराइव करना है, फिर मीनिंग बोलनी है। व्हाट इज E? EMF ऑफ द सेल। व्हाट इज E नॉट? स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। What is Q? Reaction quotient. What is N? Number of electrons exchanged when redox reaction occurs. Okay, जब oxidation हो और reduction हो। तो नर्स्ड इक्वेशन को इस तरह आपको डिराइव करना है, ठीक है। इस इक्वेशन से जो आपने पढ़ा है यहाँ तक आपको डिराइव करनी है इक्वेशन। फिर इनके अपने अपने सिंबल्स के मीनिंग्स लिखने हैं। E क्या रिप्रेजेंट करता है, E नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बेटा। एन क्या है एंड क्यू क्या है, रिएक्शन क्वोशिएंट क्या है, ठीक है। और नर्स्ड इक्वेशन से हम क्या देखते हैं? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन ईएमएफ, कंसंट्रेशन की चेंज करने से ईएमएफ में कौन सा वेरिएशन आएगा, ठीक है। सो नर्स्ड इक्वेशन में इस तरह आपको लिखना है, ठीक, ओके। देखो बेटा इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द गैल्वेनिक सेल। देखो बेटा गैल्वेनिक सेल, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में अक्सर। गैल्वेनिक सेल इन डिटेल लिखना है, इसका कंस्ट्रक्शन लिखना है, इसकी वर्किंग लिखनी है, ओके। गैल्वेनिक सेल क्या होती है बेटा? गैल्वेनिक सेल एक ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें हम एक केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ओके। गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट्स ऑफ 2 हाफ सेल्स। फिर वो डायग्राम आप बनाओगे बेटा, 2 हाफ सेल्स, वन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड अदर इज कॉल्ड द रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? जिंक इलेक्ट्रोड इमर्सन इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ओके बेटा, ZnSO4 सॉल्यूशन, सल्फेट सॉल्यूशन। अब आप जानते हो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, तो ये बिहेव करेगा एज एनोड, ओके, और ये बिहेव करेगा बेटा एज कैथोड, ओके। फिर वो रूल लगाओगे लोन वाला कि एनोड पे होती है बेटा ऑक्सीडेशन, राइट, एंड कैथोड पे होती है रिडक्शन। अब लिखने का तरीका क्या है? पहले डेफिनेशन लिखोगे, क्या? Galvanic cell, those cells which converts chemical energy into electrical energy. A galvanic cell consists of 2 half cells, oxidation half cell and reduction half cell. The oxidation half cell contains zinc electrode immersed in zinc sulfate solution, and the reduction half cell contains copper electrode immersed in copper sulfate solution. Okay, फिर the 2 electrodes are connected by externally by a wire, and internally they are connected by a inverted U-shaped tube called the salt bridge. Okay, the purpose of salt bridge भी लिखोगे। salt bridge का काम क्या है? It maintains electrical neutrality, it completes the inner circuit. Okay बेटा, it maintains the electrical neutrality and it completes the inner circuit and it reduces LJP, और ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रिड्यूस करता है, जो एक टाइप का डिफेक्ट है सेल में, उनको ये रिड्यूस करता है, ठीक है। ये इसकी फंक्शन है
सॉल्ट ब्रिज की, ठीक है। और इसमें होता क्या है बेटा, अगर जेली होती है, ठीक है, जिलेटिन होता है, और इसमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसमें जो कैटायन और एनायन है उसका ट्रांसपोर्ट नंबर सेम होता है, मतलब जितनी स्पीड बेटा कैटायन की हो और सेम स्पीड उतनी एनायन की हो, सो कि उनकी मोबिलिटी दोनों साइड सेम हो जाए, ठीक है बेटा। फिर रिएक्शन लिखनी है, ये आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है कि इस तरह है हमारी गैल्वेनिक सेल का सेटअप। इसमें एक ऑक्सीडेशन हाफ है, रिडक्शन हाफ है। ऑक्सीडेशन हाफ में हमने लिया है जिंक और विच बिहेव्स एज एनोड, और यहाँ पे जिंक रॉड को हमने इमर्ज किया है ZnSO4 सॉल्यूशन में, और यहाँ पे कॉपर रॉड को हमने इमर्ज किया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। अब जो लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रोड है वो एक्ट करता है एनोड, यहाँ होगी ऑक्सीडेशन और यहाँ होगी रिडक्शन, और दोनों जो हाफ सेल्स हैं इनको हमने इंटरनली कनेक्ट किया है एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब से, व्हिच इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। इसका फंक्शन है टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, टू कंप्लीट द सर्किट, इनर सर्किट, ओके रादर, एंड देन ये भी लिखना है टू रिड्यूस द एलजेपी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ओके। फिर आपको वर्किंग लिखनी है, वर्किंग क्या लिखनी है, एज जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। तो इस रॉड पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव, तो यहां ना इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर बढ़ेगा, और यहां पे कौन सा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रिकल प्रेशर, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नली, ठीक है बेटा, जिंक रॉड से कहां ट्रेवल करेंगे, कॉपर, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन होगा बेटा फ्रॉम जिंक टू कॉपर। एंड कन्वेंशनल करंट जो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हम जानते हैं इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होगा बेटा कॉपर टू जिंक, ओके। फिर जिंक का ऑक्सीडेशन दिखाना है Zn, it is converted into Zn2 positive plus 2 electrons। यहां लिखना है at anode, ये चीज हो रहा है एनोड पे ऑक्सीडेशन। फिर लिखना है बेटा at cathode, कैथोड पे होगी रिडक्शन, तो लिखना है Cu2 positive plus 2 electrons give us Cu, गॉट इट। फिर इन दो रिएक्शंस को ऐड करना है, नेट सेल रिएक्शन लिखनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, तो यहां आएगा बेटा Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव अस Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। इस तरह आपको ये कंप्लीट करना है। और फिर इस गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज कितना होता है, नियरली 1.5। इतना सब आपको गैल्वेनिक सेल में लिखना है, प्रोवाइडेड अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन आए। सबसे पहले गैल्वेनिक सेल होती क्या है, इसका डेफिनेशन लिखना है, जो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करे, डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर इसका कंस्ट्रक्शन लिखना है कि सेटअप क्या है, क्या क्या चीजें यूज हो रही है, ठीक है बेटा, कौन चीज क्या काम करती है, ऑक्सीडेशन कौन है, रिडक्शन कौन है, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज का पर्पस क्या है। एंड देन यू हैव टू राइट अ लिटिल बिट वर्किंग, कैथोड पे ऑक्सीडेशन होगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वो रिएक्शन आपको दिखानी है। फिर कैथोड पे जाना है, रिडक्शन होगी, ठीक है, वो रिएक्शन दोनों को ऐड करना है, दैट्स ये आपको गैल्वेनिक सेल में लिखना है, ओके डियर। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये गैल्वेनिक सेल के रिलेटेड आपको लिखना है। फिर इसी तरह बेटा अगर आपको एग्जाम में क्या मिले, फ्यूल सेल लगभग मैंने लास्ट ईयर देखा है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फ्यूल सेल, ये 3 क्वेश्चंस आए थे, शॉर्ट नोट्स ऑन, ठीक है यार। तो फ्यूल सेल लगभग 2-2.5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा। फ्यूल सेल क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन लिखना है, ठीक है। फ्यूल सेल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन है, कौन सी फ्यूल सेल लिखनी है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसमें हाइड्रोजन किस तरह काम करता है बेटा, एनोड की तरह, और ऑक्सीजन क्या काम करता है बेटा, एज कैथोड की तरह। तो यहाँ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस, यहाँ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है। इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट क्या लेते हैं, कंसंट्रेटेड KOH, ठीक है बेटा। तो वो सेल रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। इसका थ्योरेटिकल एफिशिएंसी होता है 100%, बट प्रैक्टिकल एफिशिएंसी, एक्सपेरिमेंटल एफिशिएंसी इसका 40 to 50% होता है, ठीक है बेटा। तो वो फ्यूल सेल में आपको ये पहले डेफिनेशन लिखनी है कि इन विच द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंबशन ऑफ फ्यूल्स इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर इसका सेटअप लिखना है बेटा, कंस्ट्रक्शन सेटअप, ठीक है। एक जगह से हम क्या इंसर्ट करते हैं बेटा, हाइड्रोजन, यहां होते हैं ना कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है बेटा, कार्बन और कार्बन इलेक्ट्रोड्स यानी कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, हमने इन पे क्या किया है बेटा, इनकॉर्पोरेट की है इंप्योरिटी, किसकी, प्लैटिनम की। दैट्स व्हाई दिस सेल इज कॉस्टली, ओके, क्योंकि प्लैटिनम बहुत कीमती कॉस्टली मेटल है, ठीक है बेटा। इस पे हमने इनकॉर्पोरेट किया है प्लैटिनम इंप्योरिटी। अब ये सेल टेक्निकली बनाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको साइमल्टेनियसली 3 फेजेस का कॉन्टैक्ट चाहिए, गैस फेज का, लिक्विड फेज का और सॉलिड फेज का। दैट्स व्हाई कि टेक्निकली इस सेल को प्रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल है। एंड सेकंड इज कि इसमें कॉस्टली मेटल यूज होते हैं, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो ज्यादा फ्यूल सेल को बनाते नहीं है। इंडिया बोरोड इट फ्रॉम रशिया, ओके। सबसे पहले क्या करोगे, फ्यूल सेल में क्या लिखोगे बेटा, डेफिनेशन, फ्यूल सेल is that type of cell in which the energy obtained from the combustion of fuels is directly converted into electrical energy, okay. The fuel cell consists of 2 electrodes, 2 graphite rods,
okay, on which the impurities added, the platinum impurities incorporated, okay, so that the adsorption of gases takes place, so that क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो बेटा, एब्जॉर्ब हो, और फिर वो किसके कांटेक्ट में आए, इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आए, और इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन का प्रोसेस हो, ठीक है बेटा। तो हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑक्सीजन से कम है, तो एनोड की तरह काम करेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट यहाँ होगी ऑक्सीडेशन और यहाँ होगी बेटा रिडक्शन। फिर वो 2 रिएक्शंस आपको लिखनी है, दैट्स इट। ये आपको बेटा फ्यूल सेल में लिखना है, ओके। तो ये आपको 2 या ढाई मार्क का क्वेश्चन मिलेगा फ्यूल सेल। आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि हमें किस तरह कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट जरूरी करने हैं, जो आपको एनी हाउ पढ़ के जाना है। जैसे कोलेराइजेशन लॉ हुआ, मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, जैसे गैल्वेनिक सेल हुआ, फ्यूल सेल हुआ, ठीक है। तो ये चीजें आपको जरूरी पढ़ के जाना है। नर्व्स इक्वेशन हुआ, उसका डेरिवेशन हुआ। कभी कभी ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ में देखो बेटा, ईएमएफ के लिए क्या फॉर्मूला है बेटा, फार्मूले तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको एक ही याद रखना है, क्योंकि वही आपको रिपीटेडली यूज करना है। दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा एनी हाउ। EMF is reduction potential of cathode minus reduction potential of anode। अगर आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो आप उसको आरपी में कन्वर्ट करोगे, बिकॉज आपको पता है रिडक्शन पोटेंशियल हो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट्स इनवर्स टू ईच अदर, ओके बेटा। ऐसे RP is minus of OP, reduction potential is negative of oxidation potential। तो फिर इस फॉर्मूले को याद रखो, यहां से ऑब्जेक्टिव एनी हाउ आएगा कैलकुलेशन ऑफ EMF पे। EMF is equal to E cathode minus E anode। लेकिन कौन सा डेटा यूज करना है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल डेटा, ओके। एंड देन देखो बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल हुआ, EMF हुआ, ओके। एंड देन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, द रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड EMF। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ से एंट्रेंस में भी क्वेश्चन रिपीटेडली आता है, 2-3 साल के बाद हर साल रिपीट होता है इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और EMF का रिलेशन, ठीक है बेटा। देखो बेटा, रिलेशन बिटवीन E नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है बेटा। हम नर्व्स इक्वेशन जानते हैं, E बराबर, बोलो बेटा, E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log ऑफ QC। बट फिर क्या लिखना है बेटा, एट इक्विलिब्रियम, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन ही होता है किस कंडीशन के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है बेटा। एट इक्विलिब्रियम जो QC है दैट्स इक्वल टू KC, और इक्विलिब्रियम पे दोनों साइड का पोटेंशियल इक्वल होता है, नेट पोटेंशियल ड्रॉप होता है 0 बेटा, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाती है। तो EMF जो सेल का है वो ड्रॉप होगा 0। सो एट इक्विलिब्रियम QC is KC एंड EMF दैट इज E दैट्स इक्वल टू 0, दैट्स इक्वल टू 0। तो यहां रख दीजिए बेटा 0, दैट्स इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log ऑफ QC, ओके। बस यही है रिलेशन। सो यहां से आएगा बेटा E नॉट बराबर 0.059 अपॉन n log of KC, because equilibrium constant, because QC is converted into KC, right there। तो यहां से आप log K की वैल्यू निकाल सकते हो बेटा, n into E नॉट डिवाइडेड बाय 0.059। कैलकुलेशंस के लिए आप इसे लिख सकते हो 0.06 या 6 into 10 पावर माइनस 2, उससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। अब इस लॉग का बेस क्या है बेटा, 10, तो एंटी लॉग लेंगे, इट इज 10 पावर 10 into E naught upon 0.059। So this is the relation between equilibrium constant and standard EMF of the cell। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको किस तरह अप्रोच करना है नर्व्स इक्वेशन को, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड EMF, ओके। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड जो गेस भी है इस साल एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर पोलराइज पूछा है, इस साल जरूरी आपके एग्जाम में आएगा बेटा कोरोजन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके 5 मार्क्स बनते हैं। क्योंकि कोरोजन को आपको पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसका मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन लिखना है, जैसे हम मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग लिखते हैं इसके लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोरोजन में मिनिएचर सेल्स बनते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना, वो आपको डिस्कस करना है, ठीक है। किस तरह रस्टिंग में एक माइनर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का काम चलता रहता है, ठीक है बेटा। फिर आपको लिखते हैं फैक्टर्स व्हिच प्रमोट कोरोजन, ऐसे फैक्टर्स जो कोरोजन को प्रमोट करते हैं, एंड देन यू हैव टू राइट द फैक्टर्स व्हिच प्रिवेंट्स कोरोजन, ठीक है बेटा। दैट्स व्हाई कि ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आ जाता है, कोरोजन 5 मार्क्स का, ठीक है। तो 5 मार्क्स के यहां बनते हैं बेटा 3 क्वेश्चन, एक कोलराइजेशन लॉ, दूसरा बनता है बेटा गैल्वेनिक सेल, एंड थर्ड बनता है बेटा कोरोजन, जो डायरेक्टली आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। बाकी की प्रोबेबिलिटी बनती है 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा,
2 मार्क का, या न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव ऐसा कुछ बना सकते हैं कॉम्बिनेशन, ओके, या राइट शॉर्ट नोट्स में सब कुछ वो ऐड कर सकता है, ठीक है डियर। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है बेटा? द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, ऑफ डिटीरियोरेशन और ईटिंग अवे ऑफ द मेटल्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में जो हमारा मेटल होता है उस पर you all know that deteriorates, वो तबाह हो जाता है, और उस फिनोमेना को हम कहते हैं बेटा कोरोजन। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है बेटा? रस्टिंग। रस्टिंग इज द एग्जांपल ऑफ कोरोजन। फिर आप मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग को डिस्कस करोगे कैसे, जैसे आपको पता है वो डायग्राम आपने देखा होगा कि यहाँ पड़ा होता है वाटर, और इस वाटर में होते हैं डिसॉल्व्ड गैसेस लाइक ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ठीक है। वो वाटर के साथ कौन सा एसिड बनाते हैं बेटा? कार्बोनिक एसिड H2CO3। फिर वो एसिड क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। फिर रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट हमारा आयरन क्या होता है बेटा? ऑक्सीडाइज होता है ऐसे Fe2 पॉजिटिव, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयरन को डिमांड करते हैं कि आप ऑक्सीडाइज हो जाइए, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है बेटा। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो यही Fe इसमें कन्वर्ट होता है Fe2 पॉजिटिव। फिर ये Fe2 पॉजिटिव डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फिर एक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है जिसे हम रस्ट कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सारा काम, ये मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग इन डिटेल आपने पढ़ा है। इसी तरह आपको लिखना है किस तरह रस्टिंग होगी। उस फिनोमेना को हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना, क्योंकि यहाँ पे रस्टिंग के केस में आपको दो साइट्स मिलेंगी, वन इज कॉल्ड द एनोडिक साइट एंड अनदर इज कॉल्ड द कैथोडिक साइट। एनोड पे होगी बेटा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगी रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका होता है बेटा? आयरन का, Fe गेट्स कन्वर्टेड इनटू Fe2 पॉजिटिव, और रिडक्शन किसका होता है बेटा? H पॉजिटिव आयंस का। अब फिर जब आप नेट लास्ट में रिएक्शन लिखोगे तो यहां से फिर से निकलते हैं बेटा 8H पॉजिटिव आयन। दैट्स व्हाई कोरोजन इज डेंजरस, बिकॉज एक तो ये जो रस्ट होता है, रस्ट इट पील्स ऑफ द सरफेस, क्योंकि ये सिटिक नहीं होता, ठीक है, ये इट पील्स ऑफ द सरफेस, ये गिर जाता है, फिर नया मेटल फिर से एक्सपोज हो जाता है, और फाइनल रिएक्शन में फिर से H पॉजिटिव आयंस आते हैं जो फिर से अटैक करते हैं सेम मेटल को। दैट्स व्हाई कोरोजन इज वेरी डिस्ट्रक्टिव, ऑल्दो इट इज अ स्लो प्रोसेस, बट it can cause a severe damage to the metals. Okay dear, that's why we have to prevent the corrosion. अब corrosion होता किन फैक्टर से है? आपको पता है बेंड्स में वहां स्ट्रेस बढ़ता है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ साल्टी वाटर, वो प्रमोट करते हैं ये फैक्टर्स कोरोजन को, वहां कोरोजन रेट फास्ट होगा। अब प्रिवेंशन का तरीका क्या है? आप मेटल को पेंट करिए, ऑयलिंग, ग्रेजिंग करिए, ठीक है बेटा। उससे क्या होता है कि हमारा जो मेटल है वो एक्सपोज नहीं होता है एटमॉस्फेयर के साथ, एयर और मॉइस्चर इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, विद द रिजल्ट हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड देन अदर ब्यूटीफुल मेथड इज गैल्वेनाइजेशन। आप मेटल को इलेक्ट्रोप्लेट करिए किसी और मेटल से जो एक्टिव हो, उससे ज्यादा वो रिएक्शन करे और हमारा जो मेटल है जिसको हम प्रिवेंट करना चाहते हैं वो प्रिवेंट हो। या सैक्रिफिशियल प्रोडक्शन, जो इन केस ऑफ वाटर पाइप्स जो हम ब्रीक करते हैं इन अर्थ, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम वहां पे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का तरीका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे, जिसे हम कैथोडिक प्रोटेक्शन भी कहते हैं, ये सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन एंड मेथड्स ऑफ जो वो फैक्टर्स जो कोरोजन को प्रमोट करते हैं, वो सारे आपको लिखने हैं। तब जाके आपको कितने मार्क्स मिलेंगे बेटा? 5 मार्क्स। किस चैप्टर में? किस चैप्टर में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 5 मार्क्स क्वेश्चन 3 बनते हैं। कोलराइज्ड लॉ हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया, कितना लिखना है आपको, इक्वेशन कहां तक लिखनी है, एप्लीकेशन कौन सी लिखनी है, ठीक है बेटा। देन गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में हमने बोला कि आपको पहले डेफिनेशन लिखना है, फिर कंस्ट्रक्शन लिखना है, फिर वर्किंग लिखनी है, ठीक है बेटा, फिर साल्ट ब्रिज का फंक्शन भी लिखना है, ठीक है डियर। एंड देन कोरोजन, कोरोजन में कौन सा काम करना है? पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, ओके, देन यू हैव टू डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग इन डिटेल, ओके बेटा। फिर ये इसके फैक्टर्स लिखने हैं जो कोरोजन को प्रमोट करते हैं, एंड देन यू हैव टू राइट द प्रिवेंटिव मेजर्स, गॉट इट। एंड देन हमने डिस्कस किया बेटा नर्स्ट इक्वेशन को। नर्स्ट इक्वेशन को आपको डेल्टा जी नॉट के रिलेशन से डिराइव करना है, क्योंकि वह 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो आप डायरेक्ट E=E0 - 0.059 अपन n log of QC नहीं लिख सकते, क्योंकि उसके 3 मार्क्स नहीं बनेंगे। तो आपको थोड़ा बहुत उससे डेल जी और डेल जी नॉट से डिराइव करके लिखना है, ठीक है। फिर सिमिलर्स की यूजुअल मीनिंग्स लिखने हैं। फिर नर्स इक्वेशन का एप्लीकेशन क्या है? इट शोज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईएमएफ, ओके बेटा। एंड देन यू हैव टू राइट द फ्यूल सेल, कि अगर फ्यूल सेल एग्जाम में आए तो हमें किस तरह अप्रोच करना है, फ्यूल सेल का डेफिनेशन लिखना है, फिर उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ओके। सेल रिएक्शन एंड डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेल रिएक्शन आपको एनी हाउ लिखना है, अगर थ्योरी कम हो, डेफिनेशन ठीक है, अगर थ्योरी पोर्शन कम हो लेकिन डायग्राम हो और सेल रिएक्शन हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है यार। तो इन चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। फिर एक यूजुअली 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl।
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl में कौन सी चीज कैथोड पे ऑब्टेन होगी, कौन सी चीज एनोड पे ऑब्टेन होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिसिस में वो तो आपको पता है कि उसमें वो ज्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। उसमें आपको रिडक्शन पोटेंशियल डेटा देखना है कि एक्वस NaCl में जब हम कार्बन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होता है, ठीक है, एनोड पे ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होता है, तो वो सब आपको पता है कितना आपको लिखना है, ठीक है डियर। तो इन चीजों का ख्याल रखना है। एंड कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ पे, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ सकता है, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। न्यूमेरिकल पोर्शन में वहां एक रिडक्शन पोटेंशियल 2 डेटा होंगे या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेटा होंगे, तो मैंने फार्मूला बताया है कि किस तरह आपको अप्रोच करना है, ठीक है डियर। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई होप यू एंजॉय दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर। देखो बेटा, हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि वे किस तरह आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। हम इन डिटेल जो आपने सबने अपने अपने इंस्टीट्यूट्स में अपने अपने टीचर्स के साथ पढ़ा होगा, आपको पता है कि आपने ऑलरेडी ये चीजें सीखी है, ठीक है डियर। तो हम वो अप्रोच सिखा रहे हैं आपको किस तरह अप्रोच करना है बोर्ड एग्जाम में, किन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू और अल्लाह आपको कामयाब करे। टिल देन नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम केमिकल काइनेटिक्स लाएंगे, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू।